एक पिता अपने बेटी की पढ़ाई के लिए एक टीचर को अपने घर कोचिंग कराने के लिए बुलाते हैं। वो टीचर आता है और कोचिंग करा के चला जाता है। धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है और जो इनकी बेटी थी अचानक गायब हो जाती है। ये लोग ढूँढते हैं और तलाशते हैं और उसका पता नहीं चलता है। तकरीबन 15 सालों तक उस लड़की का पता नहीं चलता और 15 साल बाद जब उस लड़की के बारे में पता चलता है, तो इनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि जो इनकी बेटी थी उसकी मौत हो चुकी थी और मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो टीचर ही था जो इनके घर कोचिंग कराने आता था। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि जिसकी वजह से उस टीचर को अपने स्टूडेंट को मारना पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वजह को, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से है। पंजाब प्रांत में एक इलाका पड़ता है फैसलाबाद, और इसी फैसलाबाद में एक गाँव है बोली दी झुग्गी। इसी गांव में एक परिवार रहता है जो बहुत ही गरीब परिवार है, और जो परिवार के मुखिया है वो एक इमाम है और मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं। इनके अलावा परिवार में इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम हाफिजा है और इनकी 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल रहती है। जो छोटी बेटी है उसका नाम तबस्सुम है और उसकी उम्र तकरीबन 16 साल है और वो अभी पढ़ाई कर रही है। जो तबस्सुम है वो पढ़ने में बहुत बढ़िया है, लेकिन इनके पास उतना पैसा नहीं है कि उसका एक एडमिशन अच्छे स्कूल में करा सके। फिर ये एक रोज एक टीचर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके घर आए और उनकी बेटी की कोचिंग कराए। और वो टीचर भी, जिसका नाम रिजवान था, वो इनके घर आने लगता है और उनकी बेटी की कोचिंग कराता है। जब वो कोचिंग कराने आता तो ये लोग उस समय उसके पास कभी नहीं जाते थे, ये सोचकर कि अगर ये लोग वहां जाएंगे तो बेटी की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक रोज जो इनकी बेटी थी अचानक गायब हो जाती है, और वो समय था 2007 का। जब इनकी बेटी गायब होती है तो ये लोग ढूंढते हैं और तलाशते हैं, लेकिन उस बेटी का कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो इनके घर टीचर आता था रिजवान, वो भी गायब है और वो भी जहाँ रूम लेकर रहता था वहां नहीं है। इतना जानने के बाद भी ये लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं और जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं, इस वजह से कि ये लोग जाएंगे तो गांव समाज में उनकी बदनामी होगी। ये लोग मन ही मन अपनी बेटी की तलाश करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं और उसका कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल के बाद रिजवान का फोन आता है, जो इनके घर पढ़ाने आता था। वो फोन करके कहता है कि उनकी बेटी उसी के साथ है और उससे वो शादी कर लिया है और दोनों साथ रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ये फोन पर पिता बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि उनकी बेटी से बात कराए, तो वो कहता है रिजवान की उसकी अभी तबीयत खराब है और सो रही है, और कहता है कि आप लोग परेशान मत होइएगा और हम लोग बड़ी खुश हैं और बड़ी ही आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहता है कि वो तलाशने की भी कोशिश नहीं की करेंगे। वो जगह भी बता देता है अपना, और वो कहता है कि वो लाहौर में एक चाउंग इलाका पड़ता है, उसी इलाके में रहता है। इतना कुछ जानने के बाद भी ये लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते और जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं और अभी भी घर ही पर ये लोग रहते हैं। लेकिन एक रोज जो इनकी बड़ी बेटी थी वो अपने पति के साथ इनके घर आती है, यानी कि जो इनका दामाद था वो और इनकी बड़ी बेटी दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ आने के बाद ये लोग इस बात का जिक्र अपने दामाद से करते हैं और वो कहते हैं कि रिजवान का फोन आया था और वो कह रहा था कि लाहौर में है, और कह रहा था कि वो लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो भी कह रहा था कि वो लोग बहुत आराम से हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात उनका दामाद सुनता है तो वो कहता है कि एक बार उसके पास फोन कीजिए, वो भी बात करेगा। फिर दोबारा उस नंबर पर ये लोग इधर से फोन करते हैं तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है और उससे बात नहीं हो पाती है। तो दामाद कहता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, लाहौर में जाकर उसे ढूंढना चाहिए और उसकी तलाशी करनी चाहिए। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं और समय तय होता है और उस समय के हिसाब से ये लोग निकल जाते हैं घर से उसको ढूंढने के लिए। जो इनका दामाद था वो गया था और बड़ी बेटी थी वो थी साथ में, और जो इनकी पत्नी थी हाफिजा, ये 3 लोग जाते हैं लाहौर में और उस इलाके में जाते हैं जहाँ पर रिजवान बताया था। ये लोग लाहौर के चाउंग इलाके में जाते हैं और वहाँ तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन रिजवान के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। कुछ समय बीतता है और जो ये दामाद और जो इनकी बेटी गए हुए थे वहां पर, ये लोग थक जाते हैं। तो ये हाफिजा से कहते हैं कि वो घर जा रहे हैं और आपको भी चलना है तो चलिए। तो हाफिजा मना कर देती है और वो कहती है कि वो अब नहीं जाएगी, और वो आई है तो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही वो अब वापस घर जाएगी। फिर ये 2 लोग वापस घर आ जाते हैं और लाहौर में अब अकेली हाफिजा बच जाती है और वो अपनी बेटी की तलाशी करती रहती है और ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। ये लोगों के घरों में भी जाती, वहां बर्तन धोती, घर की सफाई करती, ताकि ये पता चल जाए कि उनकी बेटी के बारे में, कि शायद कहीं किसी घर में ही नजर आ जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन अभी भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता और तकरीबन 5 साल गुजर जाते हैं और 5 सालों तक एक माँ दूसरे घरों में बर्तन धोती और घर की सफाई करती अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए, लेकिन वो तलाशी पूरी नहीं हो रही थी।
जब 5 साल गुजरता है तो ऐसे ही एक घर में वो बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के बाद वो उस घर में बातें करती हैं, उस घर में जो लोग मौजूद थे उनसे, और वो कहती है कि उनकी बेटी यहाँ आई हुई है और उसके साथ एक टीचर है जिसका नाम रिजवान है और वो बच्चों का पढ़ाने का काम करता है। जब वो उस घर में जो लोग थे इस रिजवान नाम का शख्स का जब नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यहीं एक सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल में भी एक रिजवान नाम का व्यक्ति वहाँ पढ़ाता है, तो आप एक बार वहाँ जाइए और उससे मिलिए, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वही है। फिर जब ये माँ बात सुनती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी-सी खुशी होती है और फिर वो स्कूल में जाती है, सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें इन लोगों ने बताया था। ये वहाँ जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और वहाँ जाकर पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई रिजवान नाम का व्यक्ति रहता है, जो यहाँ बच्चों को पढ़ाता है। उसे बताया जाता है कि हाँ, एक व्यक्ति है रिजवान नाम का, यहाँ पर वो पढ़ाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफिस में उस रिजवान नाम के टीचर को बुलाया जाता है। जब वो टीचर आता है और जब हाफिजा को देखता है तो उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। जब हाफिजा उस टीचर को देखती है तो उससे सवाल करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि उसकी बेटी कहाँ है, क्योंकि ये वही रिजवान था जो हाफिजा की बेटी को यानी कि तबस्सुम को लेकर गया हुआ था। जब ये सवाल पूछती है हाफिजा तो वो बताता है कि घर पर है और वो इस समय चौहंग इलाके में और घर पर है। जब और भी सवाल उससे पूछती जाती हैं तो उसका जवाब नहीं दे पाता है ये और वहाँ से घबरा जाता है और घबरा कर वहाँ से ये भागने लगता है। जब वहाँ से ये भागता है तो कुछ लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये पकड़ में नहीं आता और वो भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जो हाफिजा थी अब पुलिस स्टेशन जाती हैं, यानी 15 साल के बाद जो काम 15 साल पहले करना चाहिए था वो काम 15 साल बाद कर रही हैं और पुलिस स्टेशन जाती हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और वो बताती हैं कि इसी इलाके में वो लोग रह रहे हैं और जिस व्यक्ति के साथ वो आई है उसका नाम रिजवान है और वो यहीं एक सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद उस सेकेंडरी स्कूल में जाती है और वहां जाने के बाद रिजवान के बारे में उस स्कूल के लोगों से बातें करती है और उनके बारे में पूछती है। उस स्कूल में जो बाकी टीचर थे वो रिजवान के बारे में बताते हैं और उसका एड्रेस बताते हैं और फिर उनके बताए अनुसार पुलिस रिजवान के घर पहुंच जाती है और वहां से रिजवान को उठा लेती है और उसे उठाकर थाने लाया जाता है। उससे पूछताछ होती है तो पूछताछ में पुलिस को गुमराह करता रहता है और वो बताता है कि जब वो लेकर आया था तबस्सुम को यहाँ पर, तभी उसकी मौत हो गई थी एक बीमारी से और वो बीमारी से बच नहीं पाई थी और उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और पुलिस को गुमराह कर रहा है, तो पुलिस इसके साथ सख्ती करती है और जब पुलिस सख्ती करती है तो ये टूट जाता है और ये पूरी कहानी सुनाता है। ये बताता है कि जो तबस्सुम है उसकी मौत हो चुकी है और मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि वही है, यानी कि रिजवान ही है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम उसको उसके घर से लेकर आए, उससे शादी की है, तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने अपनी ही बीवी को मार दिया। ये बताता है कि ये तबस्सुम से मेरी दूसरी शादी थी और मैं इस बारे में तबस्सुम को बताया नहीं था और मेरे 2 बच्चे भी थे। जब तबस्सुम से मैंने शादी कर लिया और शादी करने के बाद मैं उसको अपने घर लाया, घर आने के बाद जब उसको इस बारे में पता लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी ये दूसरी शादी है, तो वो मुझसे झगड़ा करने लगी और वो लड़ने लगी और आए दिन इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा और ये कहने लगी कि जो उसके 2 बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ से हटा दे और कहीं और भेज दे। और वो बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोनों बच्चे कहीं जाएं और मैं चाहता था कि वो हमारे साथ ही रहे और उसकी देखभाल तबस्सुम करे, लेकिन तबस्सुम नहीं करती है देखभाल उनकी और फिर इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होने लगता है और वो हमेशा कहते कि इन दोनों बच्चों को कहीं भेज दो, यहाँ मत रखो। फिर ऐसे ही एक रोज झगड़ा हो रहा था और झगड़ा होने के बाद में उसका गला दबाया और गला उसका उस वक्त तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई और वो टाइम था बकरीद का। जब उसकी मौत हो जाती है तो मैं चाकू और बाकी हथियार लेकर आया और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा और अलग अलग थैलियों में भरने लगा। क्योंकि बकरीद का टाइम था तो लोग बकरों के या और भी किसी दूसरे जानवर की जो कुर्बानी की जाती है उसके अवशेष लोग फेंकते हैं, तो मैं भी यही किया। जो इसके लाश के मैं टुकड़े किया था वो पॉलीथीन में पैक करने के बाद मैं उस जगह पर इनको फेंका जहाँ पर खराब अवशेष फेंके गए थे मांस के। मैं वहां ले जाकर फेंक दिया और किसी को इस बारे में पता नहीं चला और लोग यही सोचते रहे कि शायद ये मांस का खराब अवशेष है और ये वही चीज फेंक रहा है और मैं उसमें कामयाब भी हुआ और इसके बारे में आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि तबस्सुम की मौत हो चुकी है। लेकिन मैं एक दिन एक गलती कर बैठा और वो गलती ये थी कि मैं इनके पास फोन किया और फोन करने के बाद इनको अपना पता बता दिया और एड्रेस बता दिया और ये लोग हमारे पास पहुंच गया और मैं 15 सालों तक कामयाब रहा, लेकिन 15 साल बाद पकड़ा गया। इस समय ये पुलिस के हिरासत में है और ये 2022 में पकड़ा गया है। ये 2007 में उनकी बेटी गुम हुई थी और 15 साल के बाद जो कातिल था वो 2022 में पकड़ा गया। ये एक ऐसी माँ की कहानी थी जो अपनी बेटी को तलाश करने के लिए 5 सालों तक दूसरे के घरों में बर्तन धोई और दूसरे के घरों में सफाई की
फिर जाकर उन्हें कामयाबी मिला। ये एक ऐसी माँ की भी कहानी है जो 10 सालों तक अपनी बेटी के बारे में कोई तलाशी नहीं की और कहीं कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराई और कहीं कोई पड़ोसी के या किसी दूसरे लोगों को इस बारे में शेयर नहीं की। लेकिन जब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने घर से निकली तो वो ठान ली थी कि जब तक उसकी बेटी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने घर नहीं जाएगी। दोस्तों, इस तरह की कहानियां सुनाने का हमारा मकसद आपके भावनाओं और आपके परेशान करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है और आगाह करना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।